जरा इमेजिन कीजिए, एक बैंक का वॉल्ट सोमवार की सुबह खुलता है। कोई अलार्म नहीं बजा, बाहर का कोई ताला भी नहीं टूटा है, दीवार में कोई छेद नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। जो कि सबसे अजीब बात है। बिल्कुल। लेकिन जब मैनेजर अंदर कदम रखता है ना, तो $30 मिलियन, मतलब करीब 250 करोड़ रुपए का नकद कैश बस हवा में गायब हो चुका है। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे ब्रीफ केस की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। $30 मिलियन का मतलब है पूरे 600 पाउंड, करीब 272 किलो कागज के नोट। इसका वजन ना लिटरली एक ग्रैंड पियानो के बराबर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं 2024 के उस मशहूर ईस्टर संडे हाइस्ट की। लॉस एंजलिस की गार्टर वर्ल्ड फैसिलिटी, जिसे कागजों पर एक अभेद्य किला माना जाता था, वहां से ये पैसा एक ही रात में साफ हो गया। और इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि इस दौरान कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ और सुबह तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। राइट, एकदम साइलेंट ऑपरेशन। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस वारदात की कहानी सुनाना नहीं है। मैं एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर की नज़र से इस पूरी घटना की परतों को उधेड़ने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स को आखिर तकनीकी रूप से हैक कैसे किया गया। और क्या गार्टर वर्ल्ड के अंदर से किसी ने इस क्रू की मदद की थी? क्योंकि देखिए, बिना अंदरूनी मदद के ये बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में है कि इतने बड़े कैश के पहाड़ को सिस्टम की नजरों से बचाकर इकोनॉमी में सफेद कैसे किया जाता है। वही तो असली खेल है। तो चलिए इस वारदात को ना बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से डिकोड करते हैं। शनिवार 30 मार्च की रात 11:30 बजे से शुरू करते हैं। ईस्टर संडे की ठीक पहले वाली रात। राइट। लॉस एंजलिस की सड़कें बिल्कुल शांत है। गार्टर वर्ल्ड्स की बिल्डिंग बाहर से एकदम नॉर्मल दिख रही है, लेकिन इस इमारत के ठीक ऊपर पड़ोस की एक छत पर काले टैक्टिकल गियर पहने 6 लोग बैठे हैं, पूरी तरह से तैयार। और वो मिलिट्री ग्रेड नाइट विजन स्कोप से बिल्डिंग को घूर रहे हैं। उस स्कोप के जरिए ना बिल्डिंग की हर कमजोरी उनके सामने बिल्कुल साफ थी। और अगर हम इसे एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से देखें तो यहाँ सबसे दिलचस्प चीज ये है कि उन लोगों ने शुरुआत किसी मशीन को हैक करके नहीं की। अच्छा, तो फिर कैसे की? उन्होंने इंसानी साइकोलॉजी को हैक किया। इंसानी साइकोलॉजी मतलब गार्ड्स को नहीं, बल्कि पुलिस को। देखिए, रात के समय गार्टर वर्ल्ड फैसिलिटी के अंदर से लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यानी LAPD के डिस्पैच सेंटर को लगातार अलार्म मिल रहे थे। ओके। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास हलचल नहीं हुई, और इसकी वजह थी इस फैसिलिटी का खुद का इतिहास। गार्टर वर्ल्ड का सिस्टम ना अक्सर फॉल्स अलार्म भेजता रहता था। अरे यार, मतलब ये तो वही भेड़िया आया वाली कहानी हो गई ना। एग्जैक्टली। अगर कोई सिक्योरिटी सिस्टम रोज रात को बिना किसी असली खतरे के चीखने लगेगा, तो एक टाइम के बाद तो पुलिस भी यही सोचेगी कि फिर से कोई सेंसर खराब हो गया होगा। बिल्कुल सटीक डिडक्शन है आपका। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भाषा में हम इसे अलार्म फटीग कहते हैं। अलार्म फटीग? हाँ, जब सिस्टम बार बार बिना किसी खतरे के अलार्म बजाएगा तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं ना, वो अवचेतन रूप से उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली, इंसानी फितरत है। और अपराधियों ने सुरक्षा की इसी सबसे बड़ी मानवीय कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने बस इंतजार किया कि पुलिस इस अलार्म को भी रूटीन फॉल्स अलार्म समझकर इग्नोर कर दे। और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नहीं आ रहा है, तब सुबह 4:30 बजे असली खेल शुरू हुआ। राइट। सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने बिल्डिंग की छत पर एक इंडस्ट्रियल ग्रेड प्लाज्मा टॉर्च का इस्तेमाल किया और ठीक 3 फुट का एक गोल छेद काटा। और वो भी बहुत ही बारीकी से। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने ये छेद इतनी परफेक्शन के साथ किया कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। पूछिए। सिर्फ 3 फुट ही क्यों? मतलब अगर वो किसी सपोर्ट बीम को काट देते और थोड़ा बड़ा रास्ता बना लेते तो क्या ही फर्क पड़ता? काम तो आसान हो जाता ना उनका। यही तो उनका मास्टरमाइंड नजर आता है। अगर वो प्लाज्मा टॉर्च गलती से भी किसी सपोर्ट बीम को छू लेती ना, तो क्या होता? तो पूरा ऑपरेशन वहीं खत्म हो जाता। देखिए, बिल्डिंग के वो जो स्टील बीम्स होते हैं ना, वो एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरह काम करते हैं। ओहो, वाइब्रेशन वाला एंगल। बिल्कुल। ध्वनि और जो कंपन होता है ना, वो हवा की तुलना में ठोस धातु से बहुत तेजी से गुजरता है। हल्की सी भी गलत कंपन उन बीम्स के जरिए सीधे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के अकाउस्टिक सेंसर्स तक पहुंच जाती। बाप रे, इतनी डिटेलिंग। हाँ, इसीलिए छेद ठीक 3 फुट का था, बस इतना बड़ा कि एक इंसान अंदर खिसक सके। लेकिन इतना छोटा कि बिल्डिंग के ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे, कमाल है। और इसके साथ ही उन्होंने एक और अचूक तरीका अपनाया जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कहते हैं। हाँ,
इसके बारे में मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने ना वाईफाई जैमिंग और सेलुलर डिसरप्शन वाले मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर गलती से अंदर कोई मोशन सेंसर ट्रिगर हो भी जाता तो उसका सिग्नल पुलिस तक पहुंचने के लिए कोई नेटवर्क ही मौजूद नहीं था, राइट? एग्जैक्टली। उस सेंसर की जो आवाज है ना, वो बिल्डिंग के अंदर ही घुट कर रह जाती, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये तो एकदम हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। लग तो रहा है, लेकिन अंदर घुसने के बाद जो हुआ वो हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्या हुआ अंदर? अंदर घुसने के बाद वे लेजर्स और मोशन सेंसर्स के बीच से बिल्कुल एक पानी की तरह बहे। पानी की तरह? हाँ, मतलब इमेजिन कीजिए 3, 2, 1 रुके, इंफ्रारेड लेजर गुजरी और वे आगे बढ़ गए। लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा। क्या महज बाहर से निगरानी करके या कुछ ड्रोन्स उड़ाकर अंदर मौजूद मोशन सेंसर्स और इंफ्रारेड लेजर्स के पैटर्न का इतना सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो, ये सेंसर्स तो बिल्डिंग के अंदर छिपे होते हैं ना। और यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरी नजर में। देखिए, सिर्फ बाहरी कैमरों या स्कोप से आप गार्ड्स की शिफ्ट बदलते हुए देख सकते हैं। हाँ, बाहर की पेट्रोलिंग देख सकते हैं। राइट, लेकिन इंफ्रारेड बीम की स्वीप टाइमिंग ना मिली सेकेंड्स में सेट होती है। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास फैसिलिटी का इंटरनल ब्लूप्रिंट पहले से था। मतलब सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की एकदम सटीक जानकारी। बिल्कुल। बिना इस डेटा के सेंसर्स को बाईपास करना लॉटरी जीतने जितना मुश्किल है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल तक ले जाती है, क्योंकि बाहरी लेजर्स और सेंसर्स को चकमा देना तो सिर्फ एक वार्म अप था। तो बाकी थी। हाँ, असली बॉस फाइट तो वो वॉल्ट्स था, जिसे 17 अलग-अलग सुरक्षा प्रणालियों से सुरक्षित किया गया था। मैकेनिकल बोल्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, सब कुछ था उसमें। हाँ। आप मुझे एक बात समझाइए, 17 लेयर्स का मतलब ये तो नहीं है कि वहां 17 ताले लटके हुए थे। ये तो एक डिजिटल सीक्वेंस होगा। हाँ, पूरी तरह से डिजिटल और इंटरलॉक्ड। तो अगर एक भी सीक्वेंस गलत हुआ तो वॉल्ट तो परमानेंटली लॉक हो जाएगा। फिर उन्होंने इसे बिना तोड़े कैसे खोला यार? देखिए, उन 17 लेयर्स को बनाने वाले इंजीनियरों की सबसे बड़ी गलती ये धारणा थी कि दुनिया में कोई भी हैकर इन सभी लेयर्स को एक साथ क्रैक नहीं कर सकता। जो कि नॉर्मली सच भी है। नॉर्मली सच है, लेकिन अपराधियों ने एक ब्लैक मार्केट क्वांटम प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण लैपटॉप नहीं था। क्वांटम प्रोसेसर? हाँ, इमेजिन कीजिए कि वो वॉल्ट एक ऐसा डिजिटल कॉम्बिनेशन लॉक है जिसके नंबर्स हर सेकंड बदल रहे हैं। ओके। और आपको दरवाजा खोलने के लिए एक ही समय पर 17 सही नंबर गैस करने हैं। कोई इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन एक क्वांटम प्रोसेसर कर सकता है। ये प्रोसेसर एक साथ लाखों परम्यूटेशंस रन करता है। ओह, और ये सिर्फ हैकिंग नहीं कर रहा था, बल्कि ये वॉल्ट के कंप्यूटर के साथ एक डिजिटल हैंडशेक कर रहा था। डिजिटल हैंडशेक मतलब वो सिस्टम को बेवकूफ बना रहा था? एग्जैक्टली। वो सिस्टम को ये यकीन दिला रहा था कि वो कोई घुसपैठिया नहीं है, बल्कि खुद गार्टर वर्ल्ड का ऑथराइज्ड सर्वर है। माइंड ब्लोइंग। और जैसे ही सिस्टम को वो फेक ऑथेंटिकेशन मिला, सारे डिजिटल बैरियर्स परत दर परत ऐसे हट गए जैसे कोई जादुई दरवाजा हो। बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए? बिल्कुल, बिना कोई शोर किए। यार, ये तो अलग ही लेवल का टेक है। और जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने $30 मिलियन नकद रखे थे। लेकिन असली थ्रिलर तो सुबह के 6:47 पे शुरू होता है। हाँ, वो पल जब सब कुछ दांव पर लगा था। राइट। ऑफिसर मार्टिनेज और उनका पार्टनर एक और फॉल्स अलार्म चेक करने के लिए ठीक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। अब जरा सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए। चोर अंदर हैं, उनके हाथ में $30 मिलियन हैं और बाहर पुलिस खड़ी है। भागने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान पैनिक करेगा। ऑब्वियसली, पसीने छूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे 90 सेकंड तक शांति से इंतजार किया। और अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को एनालाइज करें ना, तो ये 90 सेकंड एक आम अपराधी और एक मास्टरमाइंड के बीच का फर्क तय करते हैं। वो कैसे? देखिए, जब बाहर पुलिस हो और आप रंगे हाथों पकड़े जाने वाले हों, तो फाइट या फ्लाइट मतलब लड़ो या भागो वाला जो रिस्पॉन्स है वो एकदम बायोलॉजिकल है। हाँ, एड्रेनलिन रश होता है। बिल्कुल। घबराहट में कोई टूल गिर जाना, जल्दबाजी में गलती करना या सांस की आवाज तेज हो जाना बहुत आम बात है। लेकिन 90 सेकंड तक पूरी तरह से जमे रहना, बिना हिले डुले, इसे नर्व्स ऑफ स्टील कहते हैं। मतलब बेहद शांत और ठंडा दिमाग। उन्हें पक्का पता था कि पुलिस सिर्फ रूटीन चेक कर रही है। राइट। और ये अनुशासन बताता है कि ये लोग कोई सड़क छाप चोर नहीं थे। मैं कहूंगी कि इन्हें हाई लेवल मिलिट्री या स्पेशल ऑपरेशंस वाली ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। हाँ, बताइए।
मुझे इस पूरी परफेक्ट हैकिंग वाली थ्योरी में ना हाँ, एक बहुत बड़ा झोल लग रहा है। कैसा झोल? देखिए, वॉल्ट का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन, लेजर्स की मिली सेकेंड वाली टाइमिंग, अलार्म के ब्लाइंड स्पॉट्स, ये सब तो किसी क्वांटम प्रोसेसर से भी हैक नहीं हो सकता ना, जब तक आपको सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर पहले से ना पता हो। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि अंदर के ही किसी व्यक्ति ने उनके लिए सारे दरवाजे खोले हों? मेरा मतलब है, एक पक्की इनसाइड जॉब। देखिए, इस केस की जांच करने वाले जो रिटायर्ड डिटेक्टिव मर्फी हैं, उनकी भी यही थ्योरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी, जैसे किस तिजोरी में सबसे ज्यादा पैसा है, अलार्म के ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं, गार्ड्स का एग्जैक्ट रूटीन क्या ये है, तो पब्लिक डोमेन में नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सब बिना किसी ऐसे व्यक्ति की मदद के नहीं मिल सकता जिसकी उस सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच हो। राइट। और जब हम गाटा वर्ल्ड के इतिहास को देखते हैं ना, तो ये थियरी और भी मजबूत हो जाती है। हाँ, मैंने भी सोर्सेज में गाटे वर्ल्ड की इस काले सच के बारे में पढ़ा था। मतलब 2014 से ही कंपनी के मैनेजमेंट को पता था कि उनके सिस्टम से $9 मिलियन गायब हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? क्या? उन्होंने पुलिस को बताने के बजाय इस बात को छिपाने का फैसला किया था। बिल्कुल। वो जो पूर्व ब्रांच मैनेजर ब्रायन नेविल है, उसने FBI के सामने कबूल किया था कि कंपनी बैंक ऑडिट से बचने के लिए रॉबिंग पीटर टू पे पॉल वाली ट्रिक अपनाती थी। हाँ, और इस ऑडिट फ्रॉड का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो कैसे काम करता था? देखिए, जब उन्हें पता होता था कि किसी एक ब्रांच में ऑडिट होने वाला है और वहां पैसे कम हैं, तो वो कनेक्टिकट से मैसाचुसेट्स तक ट्रकों में भरकर सिक्के भेजते थे। ट्रकों में भरकर? हाँ, कॉइन्स, यानी एक खाते का घाटा छिपाने के लिए दूसरे खाते से पैसा निकालकर दिखा देना। वाह, मतलब सिर्फ कागजों पर हेराफेरी नहीं, फिजिकली पैसे घुमा रहे थे। बिल्कुल। ऑडिटर को लगता था कि सारा पैसा मौजूद है, जबकि असल में वो सिर्फ एक इल्यूजन था, एक भ्रम। तो अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, अगर टॉप मैनेजमेंट खुद ऑडिट्स में हेराफेरी कर रहा है, पैसे इधर से उधर घुमा रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे के लेवल पर कोई फिक्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं हो रहा था। राइट। जब घर के लोग ही रोज तिजोरी का दरवाजा खुला छोड़ रहे हों, तो क्या ये अपराधियों के लिए सुरक्षा नियमों को बाईपास करने का एक परफेक्ट माहौल नहीं बना देता? ऑप्शन है। देखिए, भ्रष्टाचार से भरे माहौल का असर न पूरी चेन पर पड़ता है। जब मैनेजमेंट करोड़ों की हेराफेरी कर रहा हो, तो आम कर्मचारी भी असंतुष्ट होते हैं। गार्ड्स और सिस्टम ऑपरेटर्स की जो वफादारी है, वो टूटने लगती है। जाहिर सी बात है, उन्हें लगता होगा कि जब ऊपर वाले लूट रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। एग्जैक्टली। ऐसे में किसी असंतुष्ट कर्मचारी को 30 मिलियन में से 1-2 मिलियन का लालच देकर अपनी तरफ मिलाना अपराधियों के लिए बहुत आसान हो जाता है। मतलब गाटा वर्ल्ड की अपनी अंदरूनी कमजोरियों ने ही इस चोरी की जमीन तैयार की थी। बिल्कुल। ठीक है, मान लेते कि उन्होंने अंदर के आदमी की मदद से पैसे चुरा लिए, लेकिन पैसे चुराना एक बात है और उसे बाहर निकालना दूसरी। हाँ, 600 पाउंड नकद लेकर लॉस एंजलिस जैसे शहर से बाहर निकलना बिल्कुल दूसरी बात है यार। सोचिए, 600 पाउंड का कैश, बहुत भारी रकम है। आप उसे किसी डफल बैग में भरकर पीठ पर लाद कर तो नहीं भाग सकते। लॉस एंजलिस की सड़कों पर इतना कैश लेकर भागना ऐसा है जैसे शहर के बीचों बीच एक अदृश्य हाथी को घुमाना। आप उसे छुपाएंगे कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि बाहर निकलने के लिए उन्होंने मुख्य दरवाजे का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो कहां से निकले? उन्होंने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के पीछे की दीवार में एक हिस्सा काटा था जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता था। स्मार्ट। और भागने के लिए उन्होंने 3 अलग-अलग काले रंग की SUVs का इस्तेमाल किया। और सबसे दिलचस्प बात मैंने जो पढ़ी, उन्होंने किसी भी हाईवे या फ्रीवे का इस्तेमाल नहीं किया। वे शहर की अंदरूनी सड़कों से भागे, जिन्हें हम सरफेस स्ट्रीट्स कहते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब हाईवे से तो वो जल्दी शहर से बाहर निकल सकते थे ना। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। देखिए, लॉस एंजलिस के फ्रीवेज पर ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रीडर्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। ALPR कैमरे। हाँ, ALPR। ये कैमरे हर गुजरने वाली गाड़ी का डेटा रिकॉर्ड करते हैं और सीधा पुलिस के डेटाबेस में भेजते हैं। समझ गया। तो सतह की सड़कों का इस्तेमाल करके वे डिजिटल सर्विलेंस के इस जाल से पूरी तरह बच गए और उन्होंने हर 6 घंटे में अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी बदली, ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। एग्जैक्टली। और वो तीनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में निकल गई, एक सैंटा मोनिका की तरफ, दूसरी डाउनटाउन और तीसरी वैली की तरफ। वाह, भागना तो समझ आ गया, लेकिन अब मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप $30 मिलियन कैश का करेंगे क्या? ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। बिल्कुल। ये 10, 20 और 100 के नोट थे। आप इस पैसे को लेकर किसी कार शोरूम में पोर्श खरीदने तो जा नहीं सकते। नहीं जा सकते। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में अचानक $10,000 से ज्यादा कैश जमा करेंगे तो बैंक तुरंत सरकार को रिपोर्ट कर देगा। और अगले दिन FBI आपके दरवाजे पर होगी। राइट।
तो फिर इस काले हाथी को सफेद कैसे किया गया? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे को वैध बनाना किसी भी हाई प्रोफाइल चोरी का सबसे जटिल चरण होता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भाषा में इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ओके। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। लॉस एंजलिस में पहले अलग-अलग सेफ हाउसेज में पैसे गिनने की मशीनें लगाई गई, क्योंकि 600 पाउंड नकद को इंसानी हाथों से गिनना तो मुमकिन ही नहीं है। सही बात है। इसके बाद इस कैश को बहुत ही छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है ताकि ये बैंकों के रडार में ना आए। और फिर शुरू होती है लेयरिंग। मैंने सुना है कि इसमें शेल कंपनीज और ऑफशोर बैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये काम कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, शेल कंपनीज बेसिकली ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका कोई असली बिजनेस नहीं होता, वो सिर्फ कागजों पर मौजूद होती हैं। डमी कंपनीज। ओके। डेलावेयर जैसे स्टेट्स में ऐसी कंपनियां बनाना बहुत आसान है। तो वो क्या करते हैं, इस चोरी के कैश को उस कागजी कंपनी की कमाई या इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाते हैं। ओके। और फिर वहां से पैसा बाहर? हाँ, वहां से ये पैसा केमन आइलैंड्स जैसे देशों के बैंकों में भेजा जाता है। केमन आइलैंड्स इसलिए क्योंकि वहां के बैंकिंग कानून ग्राहकों की जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखते हैं। वो किसी भी जांच एजेंसी को आसानी से डेटा नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते। और आजकल तो क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा टूल बन गया है ना? सबसे बड़ा टूल, वो कैश से बिटकॉइन या मोनेरो जैसी डिजिटल करेंसी खरीदते हैं। मोनेरो तो वैसे भी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। एग्जैक्टली। इन क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का फेज। और अंत में उस डिजिटल पैसे से रियल एस्टेट, लग्जरी प्रॉपर्टीज या कीमती धातुओं में निवेश कर दिया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस के बाद वो $30 मिलियन का चोरी का पैसा पूरी तरह लीगल बन जाता है। बिल्कुल, उसका आपराधिक इतिहास हमेशा के लिए मिट जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 200 FBI एजेंट्स की जो टास्क फोर्स है, जो वित्तीय अपराधों के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, ये सब बस हाथ पर हाथ धरे बैठे? ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे। तो क्या वो क्रू हमेशा के लिए आजाद हो गया है? देखिए, वर्तमान स्थिति को देखें तो अपराधी या तो ऐसी कैश इकोनॉमी में छिप गए हैं जहां डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बनता, हाँ। या फिर ऐसे देशों में भाग गए हैं जहां से अमेरिका उनका प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन नहीं करवा सकता। मतलब तकनीकी रूप से उन्होंने सिस्टम को हरा दिया है। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन क्रिमिनल साइकोलॉजी हमें एक बहुत अहम बात सिखाती है। ऐसे मामलों में सिस्टम अपराधियों को नहीं पकड़ता। तो कौन पकड़ता है? अपराधी खुद अपने आप को पकड़वाते हैं। क्या बात है! मतलब इंसान की अपनी फितरत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बिल्कुल। आप 17 लेयर सिक्योरिटी वाला वॉल्ट तो हैक कर सकते हैं, लेकिन इंसान के मन में छिपे लालच को हैक करना बहुत मुश्किल है। एकदम सही बात कही आपने। देखिए, $30 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। किस तरह की गलती? शायद लालच में आकर कोई अपने हिस्से से ज्यादा की मांग करेगा, या जिसे हम लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। अचानक से बहुत पैसे खर्च करना। हाँ, अचानक कोई ऐसी महंगी जिंदगी जीने लगेगा, फरारी खरीदने लगेगा जो उसकी आय से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और वो रडार पे आ जाएगा। एग्जैक्टली। या कोई अपने किसी गलत दोस्त पर भरोसा कर लेगा, या फिर पैरानोया मतलब अत्यधिक शक के कारण वे आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। चोरों के बीच की लॉयल्टी बहुत कच्ची होती है। राइट। FBI के पास समय भी है और असीमित संसाधन भी हैं। उन्हें बस उस एक गलती का इंतजार है। तो अगर हम इस पूरी वारदात को समेटें, $30 मिलियन का ये ईस्टर संडे हाइस्ट सिर्फ एक बैंक रॉबरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये मिलिट्री ग्रेड हैकिंग, गार्टर वर्ल्ड की अंदरूनी कमजोरियों और बेमिसाल क्रिमिनल प्लानिंग का एक ऐसा डरावना मिश्रण था ना, जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह को पूरी तरह खोखला कर दिया। सही कहा। उन्होंने तकनीक, सिस्टम की कमजोरियों और इंसान की लालच का भरपूर फायदा उठाया। राइट। और ये घटना हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम जिस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पर इतना आंख बंद करके भरोसा करते, वो वास्तव में कितनी कमजोर है। जब तक सिस्टम को चलाने वाला इंसान अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता, जब तक मैनेजमेंट करप्ट है, तब तक कोई भी एडवांस सिस्टम हमें पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकता। बिल्कुल। गार्टर वर्ल्ड की अपनी लापरवाही ने ही तो चोरों के लिए दरवाजे खोले थे। हाँ। लेकिन देखिए, जाने से पहले मैं एक विचार यहां रखना चाहूंगा। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे वे FBI से बचकर भाग रहे हैं। राइट। लेकिन जरा इस नजरिए से सोचिए, जब आपके पास $30 मिलियन का चुराया हुआ कैश हो, तो सिर्फ पुलिस ही आपको नहीं ढूंढ रही होती है। और कौन ढूंढ रहा होता है? पूरा क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड, जो ऐसे पैसों की गंध बहुत दूर से सूंघ लेता है। उनकी नजरें भी आप पर होती हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अगर कल को कोई दूसरा क्रिमिनल गैंग उनका वो पैसा छीनना चाहे तो वे पुलिस के पास जाके शिकायत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो तो खुद मुजरिम है, राइट? तो जिस किले को भेद कर उन्होंने $30 मिलियन निकाले थे, क्या वो पैसा उनके लिए सच में आजादी है, या फिर कुछ और? या उन्होंने खुद को एक ऐसे नए पिंजरे में कैद कर लिया है जिसकी चाबी उन्होंने खुद हमेशा के लिए खो दी है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में गोता लगाने के लिए।